नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 24 नवंबर 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। इसकी पीडीएफ फाइल ऑलसेप की एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर सवाल सेंड करने की आपको लिंक मिल जाती है। तो प्रथम पारी में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बूस्ट कर सकते हो। इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगेगा। और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम्स, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट जो पुलिस है या फिर एसआई वगैरह, इन सभी की मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है। यदि आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर 280 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हो, यानी 120 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला। तो टीटीजी के कूपन कोड लगाना न भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो, जिसमें 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाएगी। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहता है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आज आपकी प्रथम पारी में जीके के सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, मूल प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? ऑप्शन पर आधारित है। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित जो शब्द हैं उनसे प्रीवियस सेट में जो सवाल पूछे गए इंपॉर्टेंट बताऊं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है प्रस्तावना में, वो रूसी क्रांति से लिए गए हैं, एक तरीके से रूस से लिए गए हैं। और प्रस्तावना में वर्णित जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार वो फ्रांस से लिए गए, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। अब देखिए, आपको पूछा मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन हो क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए हैं। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है जिसमें ये 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। बाकी अभी प्रस्तावना में कौन से शब्द या फिर प्रस्तावना क्या है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के, तो ये सभी आप देख रहे हो ये वर्तमान में प्रस्तावना में जो शब्द हैं। अगला सवाल यहाँ पर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, और 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों आर्टिकल 155 में वर्णित है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति किस आर्टिकल में उल्लेखित है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं जब विधानमंडल का विश्रांति काल हो, उस केस में यह शक्ति उनको आर्टिकल 213 में प्राप्त हैं। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, एक तरीके से अस्थायी कानून कह सकते हो अध्यादेश को। तो ये है दोस्तों विश्रांति काल जब संसद का होता है, जो भी संसद में लोकसभा या राज्यसभा कोई भी एक सदन सत्र में नहीं हो उस केस में, तो ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश है वो जारी कर सकते हैं, और राज्यपाल अध्यादेश है वो आर्टिकल 213 के तहत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आईटी एक्ट की किस धारा के तहत हैकिंग है वो अपराध है? ठीक है, हैकिंग अपराध है। ये आईटी एक्ट जो 2008 की धारा 43A में और धारा 66 इन दोनों के अंतर्गत आ जाती है। हैकिंग से संबंधित धारा है धारा 66 और धारा 43A। अब देखिए, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इससे पहले प्रीवियस में जो आईटी एक्ट 2000 की धाराओं से सवाल आए हैं 67A से, B से, C से। तो यदि आप कोई अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करते हो तो दंड का प्रावधान धारा 67A में है। और यदि बच्चे हैं वो अश्लील अवस्था में दिखाए जाते हैं ये सभी मैसेज वगैरह के जरिए, तो 67B के तहत अपराध है। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रिक गैजेट में चोरी की सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए, तो धारा 66B के अंतर्गत यहाँ पर जो भी हैकिंग के रिलेटेड आ रहे हैं, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान 66C में है। और कंप्यूटर में पहचान छुपाकर व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाना हैकिंग, एक तरीके से ये 66D में हो सकता है। ऑप्शन यदि डी इस प्रकार हो 66A B C D, तो आपको डी करना था। और किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान 66E में है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान 66F में है। आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा 67 में है। अगला सवाल, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? कोई फिक्स नहीं होता है। इससे पहले आया था महान्यायवादी का कार्यकाल, दोनों को ही बता देता हूँ। महान्यायवादी का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं उनकी इच्छा अनुसार ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल की इच्छा अनुसार महाधिवक्ता का टेन्योर रहता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल में बार बार रिपीट हो रहा है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता है, जो कि ये कानून के समक्ष समानता शब्द है वो इंग्लैंड से लिया गया है।
मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है ये आपको पूछा, तो कौन से हैं मौलिक अधिकार? 6 जो अधिकार हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में वर्णित है ये भी प्रयोग सेट में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार पहले था, बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये अभी विधिक अधिकार है 300A आर्टिकल में। कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है? तुल्लु ऑप्शन में दे रखा, तो तुल्लु नहीं है 22 भाषाओं में से। भारत का प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया है? प्रयोग सेट में आ चुका है, मद्रास में। ठीक है, आपको पूछा है कब है, तो 1687 में। कहाँ पर किया गया है? ये आपकी मद्रास में किया गया है, मद्रास नगर निगम भारत का प्रथम नगर निगम 1687 में। G20 समिट 2020 की थीम क्या थी? G20 समिट 2020 की थीम की बात करें तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। G20 समिट 2020 में वर्चुअल रूप से हुई है, सऊदी अरेबिया रियाद में हुई है नवंबर 2020 को। इससे पहले 2019 में G20 समिट है वो जापान ओसाका में हुई है, 2021 में रोम इटली में, 22 में बाली इंडोनेशिया में होगी और 23 में इंडिया में होने वाली है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ है, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी 2013 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 10 है वो खाद्य सुरक्षा के लिए एक विशेष उपबंध धारा 10 में है, जो कि सेक्शन 10 है। ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम में दोनों ही 2013 में पारित हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं वो थे दोस्तों, नाम है हरिलाल जैकिसुदास कानिया। इनका जो टेन्योर 1950 से 1951 तक रहे हैं। वर्तमान में 48वें चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो NV रमन हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था 2022 तक रखा गया। कब रखा गया था? तो बजट जो आम बजट 2016-17 है, इसमें सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए उसकी आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का टारगेट रखा था। और ये टारगेट का जो बनाने के लिए समिति थी वो थी दलवाई समिति ने ये सिफारिश की थी। अगला सवाल यहाँ पर, यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा रिपीट हुआ है, उर्दू है, प्रथम है हिंदी। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? प्रयागराज में है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट नाम है, और ये 1866 में स्थापित हुआ था। इसकी एक बेंच है वो प्रमुख पीठ है, लखनऊ में भी है। अगला सवाल यहाँ पर, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ है? दहेज निषेध अधिनियम की बात करें तो 1961 में। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य दहेज देना और लेना रोकना था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो 1856 में। बात करूं यहाँ पर मैं सती प्रथा की, तो अंत हुआ था 1829 में। 1929 में क्या हुआ था? बाल विवाह पर, जो शारदा एक्ट कह सकते हैं, वो 1929 में 1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये अंत किया गया था, उन्मूलन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर, नवतेज सिंह जौहर केस है वो किससे संबंधित है? नवतेज सिंह जौहर केस है ये समलैंगिकता, जो कि IPC की धारा 377 को यहाँ पर अपराध नहीं है, ये देखिए अवैध बताने वाली धारा है, IPC की धारा 377 है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को अहम फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि समलैंगिकता संबंध अपराध नहीं है, एक तरीके से IPC की धारा 377 है वो अवैध बताई है नवतेज सिंह जौहर केस में। फर्स्ट टाइम EVM वाज यूज्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया? पहली बार EVM का प्रयोग किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया है? केरल के विधानसभा चुनाव में। EVM है यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहली बार 1982 में केरल में उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव हुए हैं, तो वहां पर सीमित संख्या में मतदान केंद्रों के लिए उपयोग किया गया है। कहां पर? केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए। EVM बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने EVM को इन्वेंट किया है, उनका नाम है MB हनीफा है। इन्होंने EVM को 1980 में प्रथम इंडियन जिन्होंने EVM का आविष्कार किया है, MB हनीफा नाम है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विकास 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बाद में स्टार्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग 2014 के बाद से भारत के सभी आम और राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया है। और एक दोस्तों फुल फॉर्म यदि पूछ रहे VVPAT, अब EVM के साथ में ये VVPAT भी स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, जो कि 2012-13 में। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है? बहुत सी टोटल 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं भारत में। कहाँ कहाँ पर? हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में है। यदि आपको पूछा है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पूछा है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की, तो वो गांधीनगर
गुजरात में है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है संसद है वो कानून के द्वारा करती है। आर्टिकल 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है वो संसद अपने कानून के द्वारा करती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस किससे संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 का खंड 4 है वो विधि सम्मत नहीं है। किस प्रकार नहीं है? क्योंकि ये न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। तो ये है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस। अगला सवाल यहाँ पर हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो हेपेटाइटिस रोगजनक है वो वायरस के कारण होता है। तो वायरस आपको ऑप्शन मिला होगा विषाणु। और वायरस जनित रोग की ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे यानी रेबीज, खा यानी खसरा, ह यानी हर्पिस, मे यानी मेनिंजाइटिस, हिट यानी ही यानी हेपेटाइटिस, टी यानी ट्रकोमा, पोइचे पोलियो, एडस और चेचक 6 पोइचे छोड़ गई यानी छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसौंध और इन्फ्लुएंजा। एनएचएआई की स्थापना यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो एनएचएआई की स्थापना 1988 में की गई थी। एनएचएआई का मोटो है नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग इन नेशन। इससे पहले दोस्तों स्थापना हुई थी बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है 7 मई 1960 को की गई थी। पारे से होने वाली बीमारी मीना माता किस देश में फैली है? तो पारे से होने वाली बीमारी जो पारद विषाक्तता है इसके मीनामाता रोग होता है, ये सर्वप्रथम जापान से फैली थी। जब में से मीनामाता है वो वहीं सिटी है जापान की, इसी के नाम पर रोग का नाम रखा है। सर्वप्रथम वहीं पर ये रोग फैला था, मीनामाता सिटी जो कि जापान की है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत किसने की थी? आप बताना क्या विकल्प दे रखे थे, क्या किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम दे रखा था या फिर ऑर्गेनाइजेशन का था? वैसे बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है और 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें एक क्लारा ज़ेटकिन नाम से जो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला कार्यालय की नेता है, उन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विचार को पेश किया है, वो क्लारा ज़ेटकिन ने किया था। अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाला नियम आपको पूछा है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो रेगुलेशन और कंट्रोल रूल्स है वो 2000 में आए थे। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन और कंट्रोल रूल्स का पूछा तो 2000 हो जाएगा। बाकी वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण जो अधिनियम 1981 में पारित हुआ है, इसके तहत उद्योगों से निकलने वाली जो नॉइज है, शोर है, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वहां पर जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके द्वारा ये नियंत्रित किए जाएंगे। SC/ST कानून के तहत यदि लोक सेवक है वो FIR दर्ज नहीं करती है, पुलिस वगैरह SC/ST कानून के तहत है, तो किस सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें? कमेंट करके बताना जो एग्जैक्ट सवाल पता है या फिर इसका क्या आंसर है वो भी बता सकते हो। ए बेबी, जिराफ के बेबी को क्या कहा जाता है? तो जिराफ के बच्चे को काफ बोला जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, किस प्रणाली के तहत पूरे देश में लगभग 15,000 पुलिस स्टेशन और पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारी हैं ये आपस में कनेक्ट किया गया है? तो 15,000 पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया गया है, वो प्रणाली है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली यानी CCTNS फुल फॉर्म है इसकी, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। इसके जरिए 15,000 पुलिस स्टेशन, इसके अतिरिक्त 5,000 कार्यालयों को इंटरकनेक्ट किया गया है। सभी पुलिस स्टेशनों में FIR पंजीकरण, जांच और चार्जशीट से संबंधित डेटा को डिजिटलाइज किया गया है। 2009 में ये परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल, किशोरावस्था की आयु का पूछा तो 18 वर्ष से कम होती है, 12 से 18 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर, निवारक निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित हुआ था और 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया है रासुका के बाद। निवारक निरोध अधिनियम है ये राज्य के अधीन एक ऐसी सांविधिक शक्ति थी जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। राज्य को लगता है अधिकारियों को कि ये व्यक्ति है या फिर राज्य सुरक्षा, देश सुरक्षा के लिए आड़े आ रहा है तो वो उसको हिरासत में ले सकती है। तो ये नियम है, अधिनियम 1950 में है। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है 1980 के बाद और 1969 में इसे समाप्त किया गया था। और अगला सवाल देखते हैं, शेयर चैट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? शेयर चैट के हैं अंकुश सचदेवा है इसके फाउंडर और CEO। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल बताया, स्टूडेंट ने समाज में लोक व्यवस्था बिगाड़ने पर सजा का प्रावधान क्या है? तो एग्जैक्ट जो भी इनमें से सवाल आपको लगता है कि डाउटफुल है तो आप वो पूरा सवाल बता सकते हो या फिर आंसर भी बता सकते हो, क्या विकल्प थे। कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट है उनके जो निर्णय की अवहेलना करने से संबंधित कोर्ट केस पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पर स्वच्छ से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित कोई वाद था
हाईकोर्ट वाद होगा। तो किस टाइप से पूछा गया बताना। किशोर न्याय जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ है? किशोर न्याय अधिनियम है 2015 में पारित हुआ था। और बात करूं यहाँ पर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, ये 2005 में पारित हुआ है। कुछ हिंदी के सवाल जैसे सफ़ेद का विलोम था, हर रोज में समास बताना था, एक था फूल बाबू किस लेखक का उपनाम है, हाथ पकड़कर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है, आँख का पर्यायवाची आपको पूछा था, सांस्कृतिक का विशेषण आपको पूछा है, और हरि गीतिका में मात्रा से कुछ सवाल पूछा गया था। तो इस टाइप से हिंदी के सवाल मिले हैं। बाकी आज आपकी 24 नवंबर 2021 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के लगभग सवाल हो ही चुके हैं। आप कमेंट करके बताना क्या किसी कैंडिडेट का 25 नवंबर को एग्जाम है या फिर नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें था 25 नवंबर को एग्जाम नहीं, लेकिन स्टूडेंट बता रहे हैं एग्जाम है। तो आपका एग्जाम कब है कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।